एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर देखा था और मीनिंग देखा था, हिस्ट्री देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था। आज के वीडियो से हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम फंक्शंस पढ़ेंगे। फिर और भी चीजें इसके बारे में, जो भी रेस्ट पार्ट बचा हुआ है वो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने क्लास 12 की ओसीएम का महा रिविजन सीरीज स्टार्ट किया है, जहाँ पे मैं सारे चैप्टर्स को 2 पार्ट में पढ़ाने वाली हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? अ पर्सन, अ मैन हु स्टार्ट देयर बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ ओन सेल्फ, ऑन गारंटी ऑफ ओन सेल्फ, एंड he is a owner of his own profit and own loss. जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो खुद बेयर करेगा। देयर इज अ नो इंटरवेंशन। ठीक है, तो वो होगा एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हर वो चीजें करता है जिससे उसका बिजनेस आगे बढ़ सके, प्रॉफिट हो सके, बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर का, इनोवेशन। एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा इनोवेटर होता है। हर एक चीज, नई चीज सीखता है, नई चीज को इंट्रोड्यूस करता है लोगों के बीच में, नए प्रोडक्ट्स को लाता है, नए चेंज के साथ, नए आइडियाज के साथ। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आप कोई भी मोबाइल फोन का एक हिस्ट्री ले लो, तो 2010 से 2023 की हिस्ट्री ले लो, तो आपको इतना ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। नॉट इवन इन मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप, हर एक टेक्नोलॉजी आपको एडवांस दिखेगी। क्यों दिखेगी? जस्ट बिकॉज ऑफ इनोवेशन। तो हर एक एंटरप्रेन्योर अपने फील्ड में, अपने प्रोडक्ट के लिए टाइम टू टाइम नया चेंज लाता है, जिससे उसके मार्केट में जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जाए, ना कि कम हो। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। तो ही मस्ट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और ब्रिंग चेंजेस इन एग्जिस्टिंग। जो भी आपका फोन है वो वैसा ही है, बस उसमें क्या है, नए नए चीजें ऐड ऑन हुई है, जिससे कस्टमर क्या हो, सेटिस्फाइड हो उसके। अभी देखो, मैं इसको एग्जांपल देती हूँ। जब आईफोन का न्यू सीरीज आता है ना, लोग इतने एक्साइटेड होते हैं। मैंने तो इस बार सुना था कि मतलब शॉप के बाहर लाइनें लग गई थी नई सीरीज को परचेस करने के लिए। लोग एडवांस में बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लोगों में इतना एप्पल का क्रेज, आईफोन का क्रेज है, क्योंकि वो हमेशा कुछ नए चेंज के साथ आती है, कुछ नए फीचर्स के साथ आती है। ओके, अनदर वन इज डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव। जब तक आप एक एंटरप्रेन्योर को उसका ऑब्जेक्टिव पता नहीं है, तब तक वो एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस नहीं हो सकता है। सो एन एंटरप्रेन्योर हैज टू डिटरमाइन द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज बिजनेस। देयर मे बी difference between primary and secondary objectives of enterprise, and he can change these objectives as per the market situation. अब देखो क्या होता है कि वो मार्केट के हिसाब से अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करता है। मार्केट में मंदी चल रही है तो वो एकदम हाई प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। एटलीस्ट उसका जो सेलिंग कॉस्ट है, उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उतना उसको मिल जाए, तो उसके हिसाब से। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर ट्रेंड कुछ और चल रहा है, उसने कुछ और चीज डाल दी, तो ऐसा नहीं होता है। ट्रेंड के हिसाब से चीजें क्या करनी पड़ती है, इनोवेट या फिर इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। मार्केट भी डेवलप बहुत हुई है। मतलब अगर आप 5 साल पीछे जाते हो तो उस टाइम का मार्केट अलग था, अभी अलग है। और ये पता कैसे चलता है? थ्रू द रिसर्च ऑफ द कस्टमर डिमांड। कस्टमर के डिमांड पे रिसर्च किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि जो कस्टमर की डिमांड है वो कॉन्स्टेंटली क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल कभी अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो जो एक डिलीवरी बॉय होता है, जैसे कि अगर आप किसी शॉप पे कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो एक शॉप के बाहर एक बंदा खड़ा होता है। वो बोलता है कि भाई आपको, अगर उसने कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है शॉपकीपर को, तो वो कहेगा कि ये प्रोडक्ट आपको पसंद आया, कि कस्टमर्स का क्या रिव्यू है इस पे, लोग पसंद कर रहे हैं या फिर नहीं, मैं और ऑर्डर करूं या फिर नहीं। तो अकॉर्डिंगली इससे कस्टमर का रिव्यू सर्वे पता चलता है, जिसमें उसमें और कुछ नया चेंजेस लाना है क्या, तो ये चीजें इंट्रोड्यूस होती है। और नेक्स्ट फोर्थ वन इज, हमेशा जो एक एंटरप्रेन्योर होगा ना, हमेशा नए टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करेगा, इन्वेंट करने के साथ इंट्रोड्यूस भी करेगा। And introduce of new technology will always result in growth of business. Example machinery, advanced technology. अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले ही आपको टीवी और मोबाइल फोन का एग्जांपल दिया था। जितनी चीजें एडवांस आएंगी, लोगों का अट्रैक्शन
टूवर्ड्स द कमोडिटी वैसे ही बढ़ता है। नेक्स्ट इज गुड रिलेशन। अब गुड रिलेशन किससे होगा? अगर कंपनी का एटमोसफियर हेल्दी रहेगा, हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा या काफी इजी रहता है, तो वहां पे क्या होता है, काम स्मूथली होता है। लेकिन इट डिपेंड अपॉन द सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर या मिडिल लेवल मैनेजमेंट का रिलेशन किस तरीके से। अगर हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस सिचुएशन में चीजें अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर चीजें बहुत बेटर है, दोनों साथ में मिलकर क्या करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग फंडिंग, organizing funds. So entrepreneurs need to out different financial resources because adequate continued finance is always necessary for business and good and honest रिलेशन विद इन्वेस्टर्स। देखो हर एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर को एक इन्वेस्टर तो चाहिए होता है जो उसके कंपनी में क्या करे, इन्वेस्ट करे। उसे पैसे की जरूरत हमेशा पड़ती है। देखो अगर वो नई टेक्नोलॉजी ला रहा है, नया कुछ तो इंट्रोड्यूस कर रहा है, इट मीन्स कि उसको पैसे की जरूरत होगी, बिना पैसे के तो कर नहीं सकता है, करेक्ट। तो उसके लिए उसको डिफरेंट इन्वेस्टर से मिलना पड़ता है, जो बंदे क्या करते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, टेकिंग डिसीजन। An entrepreneur has to take a decision for his entrepreneur, and timely and correct decision are also important and necessary for proper decision plan, business plan. तो देखो टाइम के हिसाब से अच्छा बिजनेस डिसीजन लेना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? देखो आप कोविड का टाइम ले लो। कोविड का टाइम एक ऐसा टाइम था जहां पर हर किसी को लॉस फेस हो रहा था, हर कोई लॉस बेयर कर रहा था। बट कुछ आईटी कंपनीज ऐसी थी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने ऑनलाइन वर्क असाइन कर दिया, ऑनलाइन वर्क को स्टार्ट कर दिया। तो वहां पर क्या हुआ, उनका काम जो है वो एटलीस्ट चलना स्टार्ट हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उससे उनके एक्सपेंसेस भी कम हो रहे थे, है ना। तो टेकिंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर बिजनेस प्लान। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब एंटरप्रेन्योरशिप को एंटरप्रेन्योर को डेवलपमेंट कैसे मिले, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट कैसे मिले, उसके बारे में हम जानेंगे। सो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स undertaken to initiate, maintain and organized profit by production and distribution of economic goods and services। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, पर्पसफुल एक्टिविटी है जहां पे एक ग्रुप और एक एसोसिएटेड इंडिविजुअल क्या करता है, गुड्स को बनाने के साथ साथ उसके प्रॉफिट को मेंटेन करता है, और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो बनाता है उससे वो प्रॉफिट गेन करता है। अनदर वन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को फीचर्स भी कहा जाता है, तो हम फीचर्स की बात करते हैं। तो अभी हमने थोड़ा टाइम पहले ही देखा, सबसे पहला फीचर है इनोवेशन, हमेशा नई चीज को इन्वेंट करना, नई चीज को इंट्रोड्यूस करना, नए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना कस्टमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जिससे कस्टमर क्या हो, सेटिस्फाई हो सके। दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हर एक इंसान का मोटिव है पैसा कमाना, जिससे उसका लाइफस्टाइल अच्छा हो सके, और लाइफस्टाइल अच्छा करने के लिए वो क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बेसिकली अपना लाइफस्टाइल अच्छा करने के लिए कह सकते हैं, या अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए वो क्या करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और एज पर देयर स्किल एंड नॉलेज उनका बिजनेस जो है वो डेवलप होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइज को बनाना। इन एन एक्टिविटी वेयर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव टू बी ऑर्गेनाइज, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी। ये इकोनॉमिक्स में बताया गया है कि अभी अगर आप मुंबई में आके स्वेटर बेचोगे तो कौन खरीदेगा, है ना। टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या, कि टाइम के अकॉर्डिंग चीजें क्या होती है, ज्यादा परचेस। आम है, आम मैंगो, उसकी परचेस, उसका जब सीजन रहेगा तब लोग ज्यादा परचेस करेंगे, जब सीजन नहीं रहेगा तो लोग इतना नहीं करेंगे। फॉर्म यूटिलिटी, आप क्ले का यूज करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हो, वुड लॉक का यूज करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का मतलब ये होता है। नेक्स्ट इज क्रिएटिव एक्टिविटी, हर बार कुछ नई चीज आनी चाहिए, और उसके लिए क्रिएटिव डिपार्टमेंट भी होता है। स्पेशली ये मैं बात कर रही हूँ वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी के लिए। एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो होती है वो हमेशा एक नए अच्छे आइडियाज के साथ अपने एडवर्टाइजमेंट को रिप्रेजेंट करती है, ताकि लोगों तक अच्छा मैसेज पहुंचे उसका। यानी कि लोग अच्छा मैसेज पहुंचने से मतलब मेरा ये है कि लोग क्या करते हैं कि उसको ज्यादा पसंद करें, है ना। तो उसके लिए क्रिएटिव टीम क्या होती है, हमेशा कुछ नया करती है, यानी कि कुछ नया
दिखाने की कोशिश करती है, जिससे लोग क्या कर सके, लोगों का अटेंशन वो ग्रैब कर सके। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। देखो, एक अगर एंटरप्रेन्योर है तो उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से मैनेज करने की भी, सक्सेसफुल बनाने की स्किल होनी चाहिए, प्लस उसके बिजनेस की तरफ उसका पैशन होना चाहिए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, और उसके साथ साथ लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। कोई भी अगर सिचुएशन आती है तो वो उसे पहली बात तो कन्फ्रंट करे, और उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि उसे लीड करने के साथ साथ उस चीज को मैनेज भी कर सके। स्किलफुल मैनेजमेंट। अब कोई भी चीज हैवी चल रही है तो वो तो सही नहीं है, लेकिन अगर स्किलफुल है, हर चीज एक परफेक्ट वे में है, प्रोफेशनल, मेन इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट है या स्किल मैनेजर्स है, तो वहां पे चीजें क्या होती है, स्किलफुल होती है। रिस्क बेयरिंग। देखो, कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के तो होता नहीं है, रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि आप फ्यूचर को सोचते हुए आपने बना तो दी कोई चीज, लेकिन फ्यूचर में वो चीज आइडेंटिफाई नहीं हुई, लोगों ने उसको पसंद ही नहीं किया, तो उसका तो ग्राफ क्या हो गया, पूरा ही पूरा डाउन हो गया। तो रिस्क बेयरिंग भी होता है ये। नेक्स्ट आता है गैप फिलिंग function. Gap filling function इसलिए है, the most significant features of entrepreneur is gap filling, because the entrepreneur job is to fill the gap, make the deficiency which plays exist in the knowledge about the production function. तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, गैप फिल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो भी डेफिशिएंसी होती है रिगार्डिंग नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, वो फुलफिल करने का काम भी कौन करता है, एंटरप्रेन्योर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। किस तरीके से एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट किया जाता है, सबसे पहले तो ट्रेनिंग है, दूसरा है ईडीपी, दैट इज एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ट्रेनिंग से हम स्टार्ट करते हैं। पहला है ट्रेनिंग। द ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट had been thinking that entrepreneur are born not made, मतलब ऐसा उनका थिंकिंग था कि एंटरप्रेन्योर तो पैदाइशी होते हैं, बनाए नहीं आते। where the modern observation mention that entrepreneur may be born but large of them can be made by education and training। देखो, कोई भी एंटरप्रेन्योर पैदाइशी नहीं होता है, इट्स अ रियलिटी। हर इंसान बड़े होने के साथ अपने एक्सपीरियंस, अपने एजुकेशन, अपने स्किल के हिसाब से, अपने ट्रेनिंग के हिसाब से वो क्या करता है, नई चीज को इन्वेंट करता है। ट्रेनिंग इज अ scheme of instruction which is planned, systematic, consistent, pervasive and monitored to measure its effectiveness, and it is an integral input of managerial manual। देखो, अगर आप कोई चीज ट्रेनिंग के साथ करते हो ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका, बहुत ही इफेक्टिव वे में आता है। लेकिन अगर आप बिना ट्रेनिंग के करते हो, आपको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, ऐसी चीजों को बना के क्या करोगे, छोड़ दोगे, तो उसका आउटपुट भी इतना अच्छे तरीके से नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरा एग्जाम्पल लेती हूँ। when I was starting my YouTube channel, तो that time I didn't have any kind of knowledge about YouTube, और कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो चीजें मैंने करना स्टार्ट की, बट वो स्टार्टिंग में इतनी वर्कआउट नहीं, फिर धीरे 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 अब भी वर्कआउट करना स्टार्ट कर रही। क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था। तो बिना नॉलेज के आप कोई भी चीजें नहीं कर पाते हो, और ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे कनेक्ट करना है स्टूडेंट्स को, कैसे किस तरीके से बात करनी है, क्या करना, बहुत सारी चीजें। For training broaden the vision of entrepreneur by providing them suitable opportunity for interchanging of experience within the outside and industry, and it build necessary of skill। देखो, पता है, अगर एक बंदे के पास नॉलेज है ना अच्छा, और एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, तो वो नई अपॉर्चुनिटीज को हमेशा ग्रैब करेगा। उसे पता होगा कि इन फ्यूचर किस तरीके से चीजें और चेंज होगी, और मुझे प्रॉफिट गेन होगा, और मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए। It imparts knowledge of marketing of goods, production method, consumer education, and training exposes an entrepreneur to the latest development which can be directly or indirectly affecting। ट्रेनिंग की वजह से काफी अफेक्शन देखने के लिए मिलता है। With the help of training can be minimization of excessive scrap, defective output, wastage of in the production process, and training help improving overall efficiency of entrepreneur। The process of training helps an entrepreneur to accept new technology, team spirit, standardization of a product, reduce fatigue of employees, minimize industrial accidents। Some methods of training are lecture method or demonstration method, individual instruction, group instruction, meeting, conference और seminars। तो इतना टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, ट्रेनिंग मेथड भी होते हैं, जिससे अभी मेरा जो आपको मैं सिखाने का मेथड है वो लेक्चर मेथड है। अगर मैं क्लासरूम में होती हूँ तो डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा, है ना।
कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री पे लेके जाया जाता है, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, कभी कभी मीटिंग में दी जाती है, कॉन्फ्रेंस के थ्रू दी जाती है, सेमिनार के थ्रू दी जाती है। ओके, नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे डिजाइन किया जाता है फॉर व्हाट हेल्प अ पर्सन इन स्ट्रेंथनिंग हिज एंटरप्रेन्योर मोटिव एंड इन एक्वायर स्किल एंड कैपेबिलिटीज नेसेसरी फॉर प्लेइंग his entrepreneurial role efficiency. So EDP is device through which people with latent entrepreneurial traits are identified, motivated to take up new industrial ventures, training in a managing the unit and किस तरीके से पूरे यूनिट को मैनेज करना है, किस तरीके से उसको प्रॉफिटेबल बनाना है, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ानी है, क्या करना है, सारी चीजें ईडीपी के थ्रू पता चलती है। सो ईडीपी को सबसे पहले गुजरात में इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1970 एंड इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय गुजराती इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एंड ईडीपी इज बेस्ड ऑन मैक्सिनल एक्सपेरिमेंट इन काकीनंदा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश was where businessmen were provided with motivation and training. अब ईडीपी के स्टेप्स क्या है? सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हम करने वाले हैं, फिर पोटेंशियल ऑफ एंटरप्रेन्योर, कौन ऐसा है जो बहुत ही पोटेंशियल के साथ काम कर सकता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, कौन सी कंपनी है जो इस चीज को कर सकती है, एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कराना, सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल करना, सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग। अब आपने देखा ऊपर मेथड ऑफ ट्रेनिंग कितने होते हैं, एक्चुअल ट्रेनिंग देना, मॉनिटर करना और टाइम टू टाइम फॉलो अप लेना कि किस तरीके से काम कर रहा है। और ऑब्जेक्टिव क्या है इनके? पहला, टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ इन दी कंट्री, दूसरा ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन एंड इंप्रूव इकोनॉमिक स्टेटस। बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड एरियाज है जहाँ पे लोगों के पास आइडियाज तो है पर उनके पास पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो उनको प्रोवाइड कराना। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, वाइडनिंग बेस ऑफ फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं रिसेंट इनिशिएटिव इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अभी के टाइम पे क्या क्या चीजें की गई है जिससे एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट मिल रहा है। सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टार्टअप इंडिया, जो इंट्रोड्यूस हुआ था लोगों की हेल्प के लिए। सो स्टार्टअप is defined as an entity having headquarter in India. आज के टाइम में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इंडिया में है। Which was opened less than 10 year ago, 10 साल पहले इसे किया गया था। And annual turnover इसका कितना था? Less than 100 crores. And under this initiative, the government has already launched iMade. गवर्नमेंट ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया iMade to help Indian entrepreneur to build 10 lakhs mobile app startups. And the Mudra Bank scheme, that is Pradhan Mantri Mudra Yojana, is an initiative by Indian government which is aimed to provide microfinance, low interest rate loan, entrepreneur from low social, मतलब इतने जो लोग बैकग्राउंड के लोग हैं उनको फंड प्रोवाइड करना। एंड वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडियन गवर्नमेंट इज टू मेक इंडिया नेशन जॉब क्रिएटर इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर। आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करो, ना कि जॉब आप ढूंढते बैठो। And the government wants to encourage entrepreneurship and to promote innovation, and it aim to creating an ecosystem will be conducive for growth of startup India. अब स्टार्टअप इंडिया के थ्रू आप नए नए अपने आइडियाज के साथ चीजें लॉन्च कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया 2016 में। इनका एम था बिल्डिंग इकोसिस्टम which will nurture startup in the country so that sustainable economic growth and large scale development employment opportunities can be generated, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। तो यहाँ पे कुछ एरियाज थे। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। तो यहाँ पे क्या था? कंप्लायंस प्रोसीजर फॉर स्टार्टअप विल बी मेड इजी। जो चीजें हैं, जो भी नेसेसरी चीजें हैं, उन्हें इजी बनाना, प्लस टाइम टू टाइम उन्हें ट्रैक बेसिस पे फॉलो करना, अलाउड करना, फिर फंडिंग करना उन्हें, फिर इंसेंटिव प्रोवाइड करना जो काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री के अंदर अकेडमिया, पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। अंडर दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग टू इंट्रोड्यूस स्टार्टअप फेस्ट टू प्रोवाइड प्री इंक्यूबेशन ट्रेनिंग टू सेटअप इंक्यूबेटर विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। तो सिंपल सी बात है, प्रोवाइड कराना, फंड प्रोवाइड कराना, उन्हें टैक्सेस के बारे में बताएं, किस तरीके से प्रॉफिट गेन कर सकते हो, हर चीजें गवर्नमेंट की चीजें उन्हें इंट्रोड्यूस करना। अब इनके स्टार्टअप के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सबसे पहला 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पूल, मतलब
10,000 एटलीस्ट स्टार्टअप होने चाहिए। फिर पैटर्न रजिस्ट्रेशन फीस को कम करना, फिर इम्प्रूव बैंक्रप्सी कोड 90 डेज में कम करना, देन फ्रीडम देना फॉर इंस्पेक्शन ऑफ 3 years ऑपरेशन, फिर फ्रीडम प्रोवाइड करना फॉर कैपिटल गेन टैक्स, अगर 3 साल तक वो प्रॉफिट गेन करते हैं तो उन्हें टैक्स से कम मतलब बचा के रखना, फ्रीडम फ्रॉम टैक्स ऑफ 3 years ऑपरेशन, 3 साल तक आपको टैक्स फ्री रखना, सेल्फ सर्टिफाइड कंप्लाइंस प्रोवाइड करना, 5 लाख स्कूल को टारगेट करना जो क्या करते हैं 10 लाख बच्चों को इनोवेट करते हैं फॉर देयर प्रोग्राम। अभी हर स्कूल में नई नई चीजें, स्पेशली इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे आप ईयर एंड में अपने नए आइडियाज को प्रमोट कर सकते हो, लोगों के सामने बता सकते हो, दिखा सकते हो कि इस तरीके से आइडियाज है। एंटरप्रेन्योरशिप को encourage करना विद इन द कंट्री, प्रमोट इंडियाज अक्रॉस वर्ल्ड स्टार्टअप हब एंड बिल्ड स्टार्टअप ओएसिस राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर। अब हम बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की। अब आप देख सकते हो ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4, जहाँ पे लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, कनेक्ट सेंटर है, फिर कनेक्ट सेंटर नाबार्ड है। यहाँ पे सबसे पहला रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी, इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, MSc डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, देन यहाँ पे फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडस्ट्री है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज है, दलित इंडियन चमार। देखो दलित इंडियन का मतलब जो अभी भी मतलब लोअर कास्ट में कंसिडर किए जाते हैं, वनरेबल ग्रुप में आते हैं, उन्हें प्रोवाइड कराना फंड, फिर वुमेन्स के लिए भी स्किल सेंटर्स। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ दिस? ऑब्जेक्टिव इज टू स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज टू फैसिलिटेट बैंक लोन बिटवीन 10 lakhs to 1 crore, एटलीस्ट 10 लाख से 1 करोड़ तक SC ST के लोगों को क्या कराना, प्रोवाइड कराना लोन, ताकि वो बिजनेस को स्टार्ट कर सके। 1 woman borrow per bank branch from setting up 3 greenfield enterprise. An enterprise may be manufacturing, services, trading sector, and in case of non-individual enterprise, at least 51% of मतलब आप इसे शेयर होल्डिंग में भी या शेयरिंग बेसिस पे भी इसे ओपन कर सकते हो। एंड कंट्रोल शुड बी किसके अंडर में होना चाहिए? ST ST और वुमेन एंटरप्राइज। मैंने आपको बताया जो वनरेबल ग्रुप में आते हैं प्रायोरिटी उनको ही मिल जाती है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है? अगर ST ST है या फिर वुमेन एंटरप्राइज है तो एटलीस्ट 18 ईयर का एज है उनका। एंड लोन अंडर द स्कीम आर अवेलेबल फॉर ओनली ग्रीन फील्ड प्रोडक्ट, जो ग्रीन फील्ड प्रोडक्ट बिलोंग करते हैं उन्हें ही है। और थर्ड, इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल 51% शेयर होल्डिंग हो सकता है, लेकिन किसके लिए? ST SC और वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए। फिर नेचर ऑफ लोन क्या है? इज टू प्रोवाइड फ्रॉम 10 lakhs to 1 crore का लोन प्रोवाइड कराना। पर्पस ऑफ लोन, फॉर व्हाट पर्पस? सेटिंग अप अ न्यू एंटरप्रेन्योर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस बाय ST SC ST वुमेन एंटरप्राइज। सर्विस ऑफ लोन and composite of loan 75 project cost inclusive of term loan and working capital, and however it will be applicable किसके लिए? जो borrow कर रहे हैं, contribution of converging support from any other scheme of 25% of project cost. next is interest rate कितना होता है इसका? lowest interest rate होता है, तो यहाँ पे 3% दिया है प्लस बेस रेट MCLR। सिक्योरिटीज क्या होती है यहाँ पे? सो बिसाइड प्राइमरी सिक्योरिटी द लोन में बी सिक्योर्ड बाय कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब कुछ गिरवी रखना या गारंटी ऑफ क्रेडिट, मतलब कुछ गारंटी बेसिस पे देना, तो वो भी है। रीपेमेंट 7 साल के अंदर रीपे करना होता है और 18 मंथ्स मिनिमम, मैक्सिमम 18 मंथ्स। वर्किंग कैपिटल फॉर विड्रॉवल ऑफ वर्किंग कैपिटल अप टू 10 lakhs, और उसकी लिमिट जो है was some sanction of way of overdraft, and रुपए डेबिट कार्ड is issue convincing of borrowing। वर्किंग कैपिटल की लिमिट कितनी है? 10 लाख रुपए। मार्जिन मनी कितनी है? 25% मार्जिन मनी है विच कैन बी प्रोवाइड कन्वर्जेंस विद एलिजिबल सेंटर और स्टेट स्कीम। नेक्स्ट आता है एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म क्या है? आपके खेती को, आपके खेती की टाइप को देखने के लिए लोग आते हैं और उनको ज्यादा डेवलपमेंट मिलता है, सस्टेनेबिलिटी आती है, तो उसे एग्रो टूरिज्म कहा जाता है। लेकिन एग्रो टूरिज्म को न्यू अप्रोच के साथ टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योर
अभी देखो क्या हो गया है, पहले लोग लोग तो जो थे ना वो किसान थे, स्पेसिफिक किसान लोग क्या करते थे, खेती करते थे। अब लोग क्या कर रहे हैं, अब लोग खेत को रेंट बेस पे या फिर एक लीज बेस पे लेते हैं और कुछ सालों के लिए क्या करते हैं, वहां पर खेती करते हैं, उससे प्रॉफिट कमाते हैं। तो वो एक तरीके का न्यू अप्रोच है। इन एन इंक्रीजिंगली मैकेनाइज्ड वर्ल्ड, मेनी पीपल हैव लॉस्ट टच विद हाउ देयर फूड इज प्रोड्यूस्ड। मतलब लोग सब डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, बट किसी को टेंशन नहीं है कि अगर खेती नहीं होगी तो इंसान खाएगा क्या। तो उसके लिए एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा मिला। एग्रो टूरिज्म एक्टिविटी इंक्लूड पिकिंग फ्रूट्स, टेनिंग बीट्स, मिल्किंग काउस एंड अदर एजुकेशनल। अब यहाँ पे तो एग्रो टूरिज्म का मतलब यहाँ पे खेती के साथ साथ मतलब क्या कहते हैं, डेयरी डेयरी भी है, फार्मिंग भी है, सारी चीजें भी इंक्लूड की गई है। तो एग्रो टूरिज्म फोकस ऑन ट्रैवल दैट एम्पावरिंग टू लोकल कम्युनिटी बोथ सोशल एंड इकोनॉमिकली, रिकॉग्नाइजिंग the need to diversify from products and supplement their agriculture and income. Many farmers consider agrotourism as one income options for long term sustainability. मतलब लास्ट टाइम के लिए ये इंक्लूड की गई है। एग्रो टूरिज्म कैन सपोर्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमी व्हेन लोकल प्रोड्यूसर कैन नो लॉन्गर compete इकोनॉमी। देखो पहले क्या था ना, किसान लोग खेती तो करते थे बट उनको उस तरीके का उसका प्रॉफिट मिलता नहीं था। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अब खेती जो है वो बहुत ही पीछे चली जा रही है, इसको बढ़ावा कैसे देना है। तो इसको हमें नए तरीके से अप्रोच करना है, जैसे एग्रो टूरिज्म को इंट्रोड्यूस करना है, रूरल टूरिज्म करना है। ऐसे बहुत सारे आप मेघालय वगैरह में गांव है, लोग एक्सप्लोर करने जाते हैं, उसे उनकी ब्यूटीफुल चीज़ों को देखने के लिए, उनके खेती के कल्चर को देखने के लिए, वो किस तरीके से खेती करते हैं, किस तरीके से अनाज उगाते हैं, किस तरीके से फार्मिंग करते हैं, सब चीज़ों को देखने के लिए लोग जाते हैं स्पेसिफिकली। So small landholder are the most precious part of the state. Definition की बात करें तो agrotourism is the idea of bringing urban resident to rural. तो agrotourism वो है जहाँ पे एक बहुत एडवांस स्टेट, एडवांस कंट्री जो है एक नॉर्मल रूरल एरिया में जाता है वहाँ के कल्चर को देखने के लिए। So agrotourism is a commercial enterprise at a working farm, ranch or agricultural plant conducted for enjoyment of visitors that generate supplement income of the owner. बहुत सारे ऐसे फार्म भी है जहाँ पे आपको पैसे देके एंट्री होती है, जहाँ पे आप जाकर देखते हो किस तरीके से चीजें की गई है। So agrotourism in Maharashtra, the state of Maharashtra is the pioneer state of develop promote agrotourism in the country. So agrotourism, it is a defined most broadly involved many agriculture based on operation activity that bring visitors to the farm. मतलब जो लोग फार्म को देखने आते हैं। टूरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ नीश टूरिज्म दैट कंसीडर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे एग्जांपल है इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट है, फिलीपींस है, यहाँ पर लोग स्पेशली फार्मिंग को देखने के लिए दूर दूर से जाते हैं और वहां पे विजिट करते हैं। Beside growing selling products, there are many other important aspects to manage a farm business. देखो पहले क्या था कि जो खेती होती है ना उसका एक्चुअल पैसा मिलता नहीं था लोगों को, बट अब क्या हुआ, एग्रो टूरिज्म आने की वजह से जो गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं, काफी लोग उससे लोन भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट के जो चांसेस है वो बढ़ जा रहे हैं। सो बिजनेस प्लान, फाइंडिंग लैंड, मैनेजिंग एम्प्लॉय, रोड कीपिंग, अदरिंग टू रेगुलेशन, इंश्योरिंग क्रॉप्स, प्रिपेयरिंग रेनी डे, ये सारी चीजें फार्म मैनेजमेंट करता है। एक्टिविटीज इन एग्रो टूरिज्म, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? पहला, आउटडोर रिक्रिएशन, बाहर की चीजों को इतना बढ़िया बनाना जिससे लोग देखने आए, ट्रेकिंग, फिशिंग, हंटिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, हॉर्स राइडिंग। दूसरा, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, जिसमें फार्मिंग एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि राइस प्लांटेशन कैसे किया जाता है, कुकिंग एक्सपीरियंस होता है, और चूल्हा, जैसे पहले के लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे। एंटरटेनमेंट के वे से हार्वेस्ट फेस्टिवल लाइक हुद्रा पार्टी इन महाराष्ट्र हर साल होता है, जहाँ पे लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल को एंजॉय करने आते हैं। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, जैसे कि फार्म स्टे है, गाइडेड टूर है, आउटफिल्टर सर्विस है, ऑन फार्म डायरेक्ट सेल, जैसे यूपी operation on roadside stand. So happy customer will definitely return and they will also
टेल देयर फ्रेंड्स फैमिली अबाउट द फार्म, और जिसकी वजह से फार्म की वैल्यू बढ़ेगी, लोगों को वहां से उसका फ्रेश जूस मिलता है। अगर डेयरी फार्म है तो वहां से फ्रेश मिल्क या बटर मिलेगा सैंपल के थ्रू, जिससे लोग बाकी लोगों को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, लोगों को बताएंगे, और जिसकी वजह से डेवलपमेंट बढ़ेगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, बहुत सारे बड़े बड़े ये है, जैसे एक एग्जाम्पल मेरे माइंड में आ रहा है, जहाँ जो वुमेन्स एक पूरा एंटरप्रेन्योर चलाती है, आई डोंट रिमाइंड राइट नाउ, लेट मी जस्ट recall. Okay, so with the aim and creativity, farm can expand their recreation entrepreneur through fun entertainment। इन सारे चीजों की, इन सारे के हेल्प से फार्म एग्रो टूरिज्म को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो लास्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एन एंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉई हु हैज अथॉरिटी एंड सपोर्ट फॉर कंपनी एम्प्लॉय टू सपोर्ट हिज ओन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज। एंटरप्रेन्योर कौन? वो बिजनेस बंदा जो बिजनेस चला रहा है। एंटरप्रेन्योर कौन? वो एम्प्लॉय जो बिजनेस के अंदर है और अपनी क्रिएटिविटी के साथ बिजनेस को आगे लेके जा रहा है। हिज आइडिया और प्रोडक्ट में नॉट अर्न इमीडिएट रेवेन्यू फॉर अ कंपनी, बट स्टिल एम्प्लॉय क्या करते हैं? एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है। जैसे अभी किसी ने नया कुछ बताया है ना, कुछ नया इंट्रोड्यूस किया कंपनी के सामने, उस आइडिया से तुरंत कंपनी को तो प्रॉफिट मिलना स्टार्ट नहीं हो, बट स्टिल उस एम्प्लॉय और सारे एम्प्लॉयज को सैलरीज मिलती रहती हैं। सो द मेन difference between entrepreneur and entrepreneur is that the taker take financial risk while an entrepreneur does not have invest any capital, और वो बढ़िया से क्या करता है? अपना सैलरी हर महीने उठाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, काइनेटिक इंडिया, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, ये सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो क्या करती हैं? आइडियाज के साथ साथ बिजनेस को इन्वॉल्व कर बिजनेस को स्टार्ट करती हैं। तो वो एंटरप्रेन्योर होता है, पर उसके अंदर जो काम करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो कंपनी को इनकरेज करने के साथ साथ कंपनी को आगे लेके जाते हैं उनके खुद के आइडिया के साथ। ठीक है, इसका डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन, एंटरप्रेन्योर आर द ड्रीमर हु टेक हैंड ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग इनोवेशन। देखो, एक जो एंटरप्रेन्योर होगा ना, वो पैसा लगाएगा बिजनेस में, पर वो बिजनेस को चला नहीं सकता। कौन चलाएगा? तो वो चलाएगा एम्प्लॉय। सो यहाँ पे द आइडिया ऑफ हैविंग मोबाइल चार्जर इज द बाइक केम फ्रॉम वन ऑफ द एम्प्लॉय काइनेटिक इंडिया। काइनेटिक इंडिया का एक एम्प्लॉय था जिन्होंने मोबाइल चार्जर का आइडिया रिप्रेजेंट किया। टाटा सुमो, वन ऑफ द पैसेंजर व्हीकल ऑफ टाटा मोटर, वाज नेम्ड आफ्टर पद्म भूषण मिस्टर सुमत मंगरोकर, आर्किटेक्ट ऑफ टाटा मोटर। इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। लाइक बटन ऑन फेसबुक वाज ब्रेन चाइल्ड एंड एम्प्लॉय ऑफ फेसबुक, एंड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लाइक बटन को। सोनी प्लेस्टेशन वाज क्रिएटेड बाय जूनियर मेंबर ऑफ वन ऑफ द स्टाफ ऑफ सोनी कॉर्पोरेशन। तो ये हमारा चैप्टर 3 फिनिश हो चुका है। चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक वीडियो पे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।